जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बारे में पढ़ लिया था और साथ ही साथ हमने मगध साम्राज्य के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वंशों के बारे में भी पूरी स्टडी कर ली थी, जिनमें पहला वंश था बृहद्रथ वंश और दूसरा वंश था हर्यक वंश। दोस्तों, आज इसी वंश के अगले वाली वंशावली को हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आइए देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे कि जो अंतिम शासक हुआ है हर्यक वंश का, तो उसी के अमात्य शिशुनाग ने उसको अपदस्थ करके हत्या करके उसका सिंहासन हथिया लिया था और इसी तरह से शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, शिशुनाग वंश की शुरुआत में देखी जाए तो पहला शासक इसका शिशुनाग वंश का शिशुनाग हुआ, जिसका काल 412 से 394 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग, इसने ऐसा माना जाता है कि ये लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था और इसलिए इसे शूद्रों की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, इसके काल के जो मुख्य कार्य हैं उनमें सबसे मुख्य कार्य था कि इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके वैशाली बना लिया था। इससे पहले इनकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी या उसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसने वैशाली को भी अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में बना लिया था, जो आगे चलकर प्रथम भी हो गई थी। पहली राजधानी इसकी वैशाली ही हो गई थी। दोस्तों, अगर बात की जाए तो शिशुनाग वंश को इसने आगे बढ़ाकर साथ ही साथ साम्राज्य का भी विस्तार किया और इस साम्राज्य विस्तार के क्रम में सबसे पहले इसने अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा किस शासक ने बनाया, तो उसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। दोस्तों, साथ ही साथ इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश के समय शिशुनाग ने अपने शासन को कहाँ तक फैला दिया था। तो दोस्तों, बंगाल से लेकर मालवा तक इसने अपने शासन का विस्तार कर दिया था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। दोस्तों, मालवा ये वही क्षेत्र है जो आज के समय में मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग। दोस्तों, ये मालवा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग के बाद अगर बात की जाए तो इसका उत्तराधिकारी पुत्र शासक हुआ कालाशोक, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक शासक रहा। दोस्तों, इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है तो वो आता है कि इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया। दोस्तों, इससे पहले इसके पिता ने वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था, लेकिन कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा इंपॉर्टेंट जो घटना इसके काल की है दोस्तों, वो है सेकंड बौद्ध संगीति या द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। दोस्तों, कालाशोक ही वह शासक था जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली नामक क्षेत्र में किया गया और इसका काल आता है 383 ईसा पूर्व। दोस्तों, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है जिसके एविडेंस हमें मिलते हैं कि जो ये कालाशोक था ये बहुत ही वर्ण से काला था। वर्ण से काला अर्थात इसका रंग बहुत ही काला था, जिसके कारण इसे पुराणों में काक वर्ण भी कहा गया है। काक वर्ण, पुराणों में इसका नाम काकवर्ण भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि काकवर्ण के नाम से किस शासक को जाना जाता था। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी इससे थोड़ी देर पहले देखा कि इसके पिता शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। तो दोस्तों, ऐसा एविडेंस मिलते हैं, इतिहासकारों का ये मानना है कि अवंती की इससे दुश्मनी के कारण ही अवंती की ही एक गणिका थी जिसका नाम था आनंदी। जिसका नाम था आनंदी। दोस्तों, अवंती की ये एक वैश्या इसे कह सकते हैं, इससे शादी कालाशोक ने कर ली थी। तो ऐसा माना जाता है कि शायद षड्यंत्र के तहत, षड्यंत्र के चलते हुए आनंदी को कालाशोक से मिलने भेजा गया और फिर बाद में आनंदी ने कालाशोक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर इससे विवाह कर लिया। और दोस्तों, आनंदी के इसके विवाह करने के बाद ही माना जाता है कि आनंदी ने इसकी हत्या करवा दी थी। दोस्तों, इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे।
ऐसा माना जाता है दोस्तों कि एक नाई हुआ करता था जो कालाशोक के यहाँ पर नौकरी करता था, और उस नाई का पुत्र उग्रसेन था। तो दोस्तों उस नाई के पुत्र उग्रसेन के हाथों आनंदी ने अपने पति कालाशोक की हत्या करवा दी थी। और साथ ही साथ ऐसा हमें मिलता है उल्लेख कि कालाशोक के लगभग 10 पुत्रों की हत्या भी इसी के द्वारा करवा दी गई थी। 10 पुत्रों की हत्या भी, कालाशोक के जो पुत्र थे 10, तो उनकी हत्या भी महापद्मनंद के द्वारा कर दी गई थी। दोस्तों जो ये नाई था, नाई, इसे उग्रसेन कहा गया है। उग्रसेन कहा गया है। और दोस्तों ये पहला शूद्र शासक माना जाता है इसका। तो उग्रसेन को ही आगे चलकर महापद्मनंद कहा गया। महापद्मनंद, आगे चलकर इस उग्रसेन को ही महापद्मनंद कहा गया, जिसने कालाशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। लेकिन दोस्तों ये इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कहीं कहीं हमें ये उल्लेख मिलता है कि महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या एकदम से करके सिंहासन को हासिल नहीं किया, बल्कि कालाशोक के जो 10 पुत्र थे उन्होंने भी बारी बारी से शासन किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं महापद्मनंद के शिकार बनते गए और षड्यंत्र के तहत उन पुत्रों की भी हत्या कर करके अंत में अंतिम शासक जो हुआ है वो हुआ है नंदीवर्धन। तो दोस्तों शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है कि नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन की मृत्यु के बाद महापद्मनंद, जिसे उग्रसेन भी कहा गया है, उसने नंद वंश की स्थापना करके शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनमें से। आइए देखते हैं अब नंद वंश के बारे में। तो दोस्तों नंद वंश मगध साम्राज्य का अंतिम वंश माना जाता है, मौर्य साम्राज्य से पहले। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापद्मनंद को माना जाता है। कई बार इसे उग्रसेन नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उग्रसेन और महापद्मनंद दोनों एक ही व्यक्ति हैं। दोस्तों महापद्मनंद ने अपने आप को राजा तो बनवा लिया, ये आनंदी के कहने पर राजा तो उसको बना दिया गया था, लेकिन उसने ये साबित भी किया कि वो एक शक्तिशाली और बहादुर शासक था। इसका कारण क्या है दोस्तों कि महापद्मनंद ने शासक बनने के बाद शासन को बहुत ही कठोरता से चलाया और उसने अपने साम्राज्य को बहुत ही तीव्र गति से विस्तारित करना शुरू किया। और दोस्तों इसी के चलते, इसी के क्रम में महापद्मनंद ने आसपास के सभी क्षत्रिय या राजाओं से युद्ध किया और जितने भी क्षत्रिय शासक थे उन सबको हराकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। दोस्तों यही कारण था कि महापद्मनंद को एक राट की उपाधि मिली। एक राट, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि एक राट किस शासक की उपाधि थी। तो दोस्तों एक राट की उपाधि महापद्मनंद ने प्राप्त की। इसकी जाति की बात अगर की जाए दोस्तों, तो जैसे इसके पिताजी की जो जाति थी नाई, तो इसे नाई जाति का मानकर पहला शूद्र शासक माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा क्योंकि इसने सभी क्षत्रियों को हराकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, तो इसकी एक उपाधि और मिलती है हमें, सर्व क्षत्रांतक। सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, सभी क्षत्रियों को हराने वाला। दोस्तों इसके अलावा इसे द्वितीय परशुराम भी कई जगह कहा गया है। द्वितीय परशुराम, पुराने में हमें उल्लेख मिलता है कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों का नाश करके पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से खाली कर दिया था। तो उसी तरह से उसकी सिमिलरिटी से इसे द्वितीय परशुराम या दूसरा परशुराम की भी संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों ये तीनों उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि सर्व क्षत्रांतक, परशुराम दूसरा और एक राट, ये किस शासक की उपाधि थी। तो दोस्तों तीनों ही उपाधियां महापद्मनंद को दी जाती हैं। तो महापद्मनंद के बाद अगर इसके बात की जाए तो इसके मित्र पाणिनि हुए हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाणिनि किसके समकालीन थे। तो पाणिनि वह विद्वान है जिन्होंने व्याकरण के सबसे बड़े ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी
अष्टाध्यायी की रचना करने वाले जो महाप्रकांड पंडित थे पाणिनि, वो महापद्मनंद के समकालीन थे और इनके मित्र थे। दोस्तों इसके साथ साथ ही कात्यायन और स्थूलभद्र, कात्यायन आप जानते हैं गार्गी संहिता के रचयिता है, तो कात्यायन और स्थूलभद्र जैसे जैन मुनि भी इसके समकालीन ही थे। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कलिंग को सबसे प्रथम विजय करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो पहली बार कलिंग विजय का जो काम है वो महापद्मनंद ने ही किया था, और उसके साथ विजय के बाद वहां से जिनसेन की मूर्ति को ये मगध लेकर आ गए थे, मगध लेकर आ गए थे। दोस्तों जिनसेन एक जैन गुरु हुए हैं, तो उनकी जो मूर्ति कलिंग में थी, कलिंग विजय के बाद इन्होंने जिनसेन की मूर्ति को उठाकर मगध में स्थापित किया। दोस्तों इसके बाद एक और कहानी इनसे जुड़ी हुई है कि इन्होंने पिप्पली वन के क्षत्रिय की हत्या की थी। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि महापद्मनंद ने सभी क्षत्रियों को हराकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, तो एक पिप्पली वन के क्षत्रिय शासक थे, उनकी हत्या महापद्मनंद ने की। और दोस्तों ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन क्षत्रियों की एक पत्नी थी मूरा, इनकी पत्नी थी मूरा, जो इनकी हत्या होने के बाद, इनके हार जाने के बाद जंगल में जाकर रहने लगी, और वहीं इन्होंने मौर्य, मूरा से बना चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया। तो दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्य शब्द लगा है, तो कई लोग, कई इतिहासकार ये मानते हैं क्योंकि इनकी माता का नाम मूरा था, इसलिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य अपना नाम रखा। साथ ही साथ एक उल्लेख और मिलता है कि जो ये मूरा थी, जंगल में जाकर इन्होंने मोर पालने का कार्य किया, मोर पालने का कार्य किया। तो इस वजह से भी, क्योंकि उस समय मोर पालने का जो कार्य होता था वो निम्न कुल के लोगों का होता था, निम्न जातियों का होता था, तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त भी निम्न कुल का था, निम्न कुल, निम्न कुल में पैदा होने के कारण चंद्रगुप्त को निम्न कुल का माना गया। तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक हुआ है धनानंद, धनानंद। दोस्तों अंतिम शासक के बारे में बहुत सारी कहानियां फेमस है, बहुत सी इतिहास में, लिटरेचर में इसके बारे में मिलता है कि धनानंद एक क्रूर शासक था, धनानंद एक बहुत ही क्रूर शासक था। साथ ही साथ ये भोग विलासी प्रवृत्ति का शासक था, भोग विलासी प्रवृत्ति का शासक था, जिसके कारण दोस्तों मगध की प्रजा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, मगध की प्रजा सुखी नहीं रही, और वो इसकी क्रूरता की वजह से, इसकी भोग विलासिता की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, दुखी प्रजा। दोस्तों ये अपने भोग विलास में इस कदर डूबा हुआ था कि धनानंद को ये आभास तक नहीं हुआ कि कब सिकंदर भारत की सीमाओं में घुसने वाला था। दोस्तों एक जगह है, आपने पढ़ा होगा तक्षशिला, तक्षशिला आज के समय में ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय था, एक विश्वविद्यालय था, जहाँ से बहुत से फेमस व्यक्तियों ने शिक्षा ग्रहण की थी। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है उनमें कौटिल्य, कौटिल्य, कहीं कहीं इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा गया है। तो दोस्तों कौटिल्य एक बहुत ही फेमस आचार्य थे और ये सभी विद्याओं में निपुण थे। तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने ये भांप लिया कि सिकंदर भारत की सीमाओं में घुसने वाला है और वो यहाँ पर विजय करके इसको अपने कब्जे में लेने वाला है। दोस्तों सिकंदर के बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन इतना है कि सिकंदर एक यूनान का शासक था, मकदूनिया का ये शासक था और ये पूरे विश्व को विजय करने के उद्देश्य से अपने घर से निकला था और विश्व विजय के दौरान ही, विश्व विजय के क्रम में ही ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहुँच चुका था, जिसका भनक कौटिल्य को लगी और कौटिल्य ने धनानंद को समझाया। कौटिल्य ने धनानंद को समझाया कि
राज्य को अगर आपको बचाना है, अगर भारत की अखंडता को बचाना है, तो आपको अपनी सेना को संगठित करना पड़ेगा और जो आने वाली विपत्ति है, जो सिकंदर के रूप में भारत में एंटर करने ही वाली है, उससे युद्ध की आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों कहानी में ऐसा मिलता है कि धनानंद ने इसका अपमान कर दिया। धनानंद ने कौटिल्य का अपमान कर दिया, चाणक्य का अपमान कर दिया और इसे अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों यहीं से ऐसा मिलता है हमें उल्लेख कि चाणक्य ने अपनी चोटी में गांठ बांधी और ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक धनानंद को उसके शासन से मुक्त नहीं कर देंगे, जब तक धनानंद को हरा नहीं देंगे, उसे नेस्तो नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। और दोस्तों इसी के चलते चाणक्य जंगल में चले गए, जहाँ पर इनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई और वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लेकर उन्हें शिक्षा दीक्षित किया, हर तरह की विद्याओं में उसे निपुण बनाया और उसके बाद क्या किया, धनानंद को समाप्त कर दिया और धनानंद का जो शासन था उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों आइए धनानंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि धनानंद का मंत्री कौन था। तो धनानंद का मंत्री एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हुआ है, शकटाल। दोस्तों धनानंद का मंत्री था ये शकटाल, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही कभी कभी इसके सेनापति के बारे में पूछा जाता है, सेनापति। तो दोस्तों इसका जो सेनापति हुआ है वो भद्रशाल, इसका सेनापति भद्रशाल हुआ है। साथ ही यहाँ से अगर अमात्य के बारे में पूछा जाए, अमात्य, तो धनानंद का अमात्य एक प्रसिद्ध जैन मुनि है, स्थूलभद्र। ये हुए हैं। बाद में ये स्थूलभद्र क्या किया है इन्होंने, ये जैन मुनि थे और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में इनका योगदान था। बाद में इन्होंने उत्तर भारत में जैन धर्म को फैलाया। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों धनानंद के बारे में यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धनानंद के बाद नंद वंश की हो जाती है समाप्ति, और यहाँ पर एक नया वंश आता है जिसे हम मौर्य वंश के रूप में जानते हैं। तो अगली क्लास में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमें लेना ज़रूरी है और वो है सिकंदर का आक्रमण। तो दोस्तों आइए जानते हैं सिकंदर का आक्रमण, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में पूछा जाता है। दोस्तों जिस समय घनानंद अपने भोग विलास में डूबा हुआ था और राजा होते हुए अपने किसी भी कर्तव्य का निर्वहन वो नहीं कर पा रहा था, तो उसी समय एक बहुत ही बड़ी विपत्ति भारत के ऊपर आने वाली थी जिसका नाम था सिकंदर। दोस्तों सिकंदर का आक्रमण ये उसी समय हुआ जिस समय धनानंद मगध के सिंहासन पर बैठा हुआ था। तो दोस्तों सिकंदर के बारे में आइए देख लेते हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो दोस्तों इसका नाम मिलता है मकदूनिया का शासक, या कहीं कहीं इसका नाम आपको मैसेडोनिया भी मिलेगा, मैसेडोनिया। तो दोस्तों सिकंदर मैसेडोनिया या मकदूनिया का शासक था। अगर इसके पिता के बारे में बात की जाए तो इसके पिता का नाम था फिलिप सेकंड, जिसकी मृत्यु 335 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। और अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर ने सिंहासन को अपने हाथ में ले लिया और 335 ईसा पूर्व में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों जैसे ही उसने राज सिंहासन पर अपना कब्जा किया तो उसी समय उसने एक विश्व विजय का ड्रीम बनाया, विश्व विजय का सपना देखा, और इसी के चलते उसने अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। और इसी जीत के क्रम को जीतते जीतते वह भारत के, दोस्तों अगर इसके गुरु की बात की जाए तो इसके गुरु हैं बहुत ही फेमस फिलोसोफर अरस्तु, जो यूनान के एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। इसके अगर दोस्तों सेनापति की बात की जाए तो सिकंदर अपने दो महत्वपूर्ण और बहादुर सेनापतियों को लेकर विश्व विजय करने के लिए निकला था। उनमें एक था जल सेनापति और दूसरा था थल सेनापति। दोस्तों जल सेनापति की अगर बात की जाए
तो जल सेनापति निर्याकस था और थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, या कहीं कहीं इसका नाम आपको क्रेटरस भी मिलेगा। दोस्तों अगर इसके अभियान की बात की जाए तो सिकंदर ने अपना विजय अभियान में सबसे पहले आगमन किया खैबर दर्रे से। भारत के सिंध के प्रांत की तरफ जो पड़ता है हिंदू कुश पर्वत, तो उसी में एक दर्रा है खैबर दर्रा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकंदर का आगमन भारत के क्षेत्र में किस दर्रे से हुआ, तो खैबर दर्रे से सिकंदर का आगमन होता है। और जैसे ही वह खैबर दर्रा पास करता है तो वहाँ उसे एक जनजाति से युद्ध करना पड़ता है, जिस जनजाति को हस्ती जनजाति कहा गया। दोस्तों हस्ती जनजाति से युद्ध करने के क्रम में उसने हस्ती जनजाति को पराजित कर दिया, लेकिन हस्ती जनजाति के लोगों ने सिकंदर का बहुत ही बहादुरी से सामना किया और बहादुरी से सामना करने के बावजूद भी इनकी हार हो गई और लगभग ये युद्ध 30 दिन चला। ये युद्ध 30 दिन चला और हस्ती जनजाति के लगभग 40,000 सैनिकों को सिकंदर ने बंदी बना लिया। दोस्तों हस्ती जनजाति से युद्ध करने के बाद उसने ओहिंद को पार किया और यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया। पुल का निर्माण करने के बाद दोस्तों सिकंदर पहुँचा तक्षशिला, और तक्षशिला का तत्कालीन शासक था आंभी। दोस्तों तक्षशिला का तत्कालीन शासक था आंभी। दोस्तों इस शासक के बारे में एक कहानी का उल्लेख हमें मिलता है कि जो आंभी था वो झेलम नदी के पास एक शासक होते थे उस समय, पोरस या पुरु, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो शासक पुरु से बहुत ही ज़्यादा जेलस था, उससे ईर्ष्या करता था, जिसका कारण ये था कि कभी पुराने समय में आंधी के पूर्वजों की ही किसी कन्या ने प्रेम विवाह कर लिया था पुरु के ही किसी परिवार के व्यक्ति के साथ। तो इस वजह से क्या हुआ, आंधी ने सिकंदर को ये वचन दिया कि वो सिकंदर की मदद करेगा पोरस से युद्ध करने के लिए। तो इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ, आंधी को हराकर आंधी ने बिना किसी युद्ध के अपनी हार स्वीकार कर ली और यहाँ पर क्या हुआ, आंधी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आंधी ने आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर के सामने और साथ ही उसे मदद देने का वचन भी दिया। दोस्तों इसके बाद सिकंदर पहुंचा झेलम नदी पर, और जहां सबसे प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया जिसे हम झेलम का युद्ध या कहीं कहीं वितस्ता का युद्ध भी कह सकते हैं। एक और नाम दोस्तों इसका मिलता है हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध दोस्तों, इस युद्ध की तिथि अगर बात की जाए तो 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया, जिसका नाम वितस्ता भी था और हाइडेस्पीस का युद्ध भी हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों वर्णन मिलता है कि जो वहाँ के उस तत्कालीन राजा थे, राजा पुरु या पुरुषोत्तम या पोरस, तो उन्होंने बहुत ही बहादुरी से सिकंदर का सामना किया, लेकिन सिकंदर की बहुत बड़ी सेना थी, जिसकी वजह से सिकंदर ने पोरस को हरा दिया और इसको बंदी बना लिया। लेकिन दोस्तों उसकी मृत्यु का यहाँ कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो ऐसा माना जाता है कि सिकंदर ने पुरु से दोस्ती कर ली, क्योंकि उसकी बहादुरी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसी दोस्ती के चलते जितना भी क्षेत्र इसने पुरु का जीता था, पोरस का जीता था, वो वापस कर दिया। दोस्तों इस जीत की खुशी में सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो एक नगर था दोस्तों बुकाफेला और दूसरा नगर था निकैया। दोस्तों इन 2 नगरों की स्थापना सिकंदर ने की। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बुकाफेला का नाम बुकाफेलस
फेलस से लिया गया है, जो सिकंदर का प्रिय घोड़ा था और जिसकी मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। तो बुकाफेलस अपने घोड़े की याद में उसने एक नगर बसाया जिसका नाम था बुकाफेला, और साथ ही दूसरा नगर उसने बसाया जिसका नाम था निकैया। दोस्तों निकैया को उसने झेलम की युद्ध की विजय के रूप में सेलिब्रेट किया, उसके विजय के यादगार के रूप में इसकी स्थापना की। कहीं कहीं इसका नाम विजयनगर भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सिकंदर ने किन दो नगरों की स्थापना की थी। तो पहला था बुकाफेला अपने घोड़े बुकेफेलस की याद में, और दूसरा था निकैया जो पोरस को हराने के लिए, पोरस को हराकर अपनी जीत के याद में उसने निकैया नगर की स्थापना की। दोस्तों इसके बाद वो पहुंचा था व्यास नदी पर। झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुआ उसके बाद झेलम नदी को पार करके व्यास नदी पर सिकंदर अपनी सेना को लेकर पहुंचा। लेकिन दोस्तों अब तक सिकंदर को लगभग 10 महीने बीत चुके थे। 10 महीने बीत चुके थे युद्ध करते करते। तो इस समय उसकी सेना बहुत थक चुकी थी, बहुत थक चुकी थी। साथ ही साथ ये समय लगभग जून मई के आसपास का था, जिस समय भारत में बहुत गर्मी पड़ती है और यहाँ की जलवायु भी इन्हें शूट नहीं आई। यहाँ की जलवायु सैनिकों को शूट नहीं आई, और ऐसा माना जाता है कि सैनिकों में बहुत सी महामारियाँ फैल गई और सिकंदर के बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई इस जलवायु के चलते। तो यही कारण थे दोस्तों कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, आगे युद्ध लड़ने से मना कर दिया, और सिकंदर की सेना का मनोबल बहुत ही कम हो गया था। हालांकि सिकंदर का मनोबल अभी भी नहीं गिरा था। उसके एक वक्तव्य में, एक लिखित में उसका साक्ष्य प्राप्त होता है कि जहां वो ये कहता दिखाई देता है कि काश मैं अपनी सेना को अपना मनोबल दे पाता। जितना मनोबल सिकंदर का उस समय था, उसकी सेना का मनोबल टूट चुका था, और व्यास नदी से ही सिकंदर वापस चला गया और इसकी वापसी हो गई अपने देश में। और उसी वापसी के दौरान ईरान में 323 ईसा पूर्व में इसकी हो गई मृत्यु। तो सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई, तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों मृत्यु होने के बाद इसको दफनाया गया, इसको दफनाया गया कहाँ पर, तो सिकंदरा। एक जगह है सिकंदरा जो साउथ अफ्रीका में है, जो अफ्रीका में है, सिकंदरा। दोस्तों इसका नाम आपको सिकंदरिया भी मिल सकता है, सिकंदरिया। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको मार्क करना है कि अगर ऑप्शन में सिकंदरिया आता है तो सिकंदरिया मार्क करना है, सिकंदरा आता है तो सिकंदरिया मार्क करना है। लेकिन ये अफ्रीका में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि सिकंदर एकमात्र ऐसा शासक था जिसका जन्म कहाँ हुआ, मैसेडोनिया में, मृत्यु कहाँ हुई, बेबीलोन में, और उसको दफनाया कहाँ गया, सिकंदरिया या अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था जिसकी जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार 2-3 अलग अलग जगह पर हुए। तो दोस्तों सिकंदर ऐसा शासक था जो 3 जगह, एक जहाँ जन्म हुआ वहाँ उसकी मृत्यु नहीं हुई, जहाँ मृत्यु हुई वहाँ दफनाया नहीं गया। तो दोस्तों ये था सिकंदर के बारे में उसका छोटा सा एक अभियान जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये वही समय था जब धनानंद मगध के साम्राज्य का स्वामी था, मगध के सिंहासन पर आसीन था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धनानंद का समकालीन कौन था, तो सिकंदर था। या ये रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सिकंदर का आक्रमण भारत के भूभाग पर हुआ तो उस समय मगध का शासक कौन था, तो आंसर है उसका धनानंद। तो दोस्तों यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं। अब हम अपनी अगली क्लास में मिलते हैं मौर्य साम्राज्य के लिए और मौर्य साम्राज्य को डिटेल में पढ़ेंगे।